सॉरी, यहाँ पर आपको एक ही पार्ट में ये वीडियो आपको मिल जाता है, ये सभी क्वेश्चन हो जाता है एक ही पार्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इस कारण से आपको ये दूसरा वीडियो बन रहा है, ठीक है ना। तो खैर आपको कोई दिक्कत नहीं है हमारे हिसाब से, आप इसको देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। और ये पार्ट 2 बनेगा, ठीक है ना। ये पार्ट कौन बनेगा, पार्ट 2 बनेगा। इसके पहले पार्ट 1 हो गया, ठीक है ना। तो आप उसको जरूर देख लीजिए, इसके पहले देख के इसको देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदी के बीच स्थित है, सिंधु तथा झेलम। जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है, संस्कृत का। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की। और अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई, आंध्र। गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्ति बनाई जाती थी, बुद्ध। मथुरा कला विद्यालय की आकृति धब्बेदार लाल पत्थर थी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि। पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टीना एवं चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी, टीन। कलहन, मैत्रेयी, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था, पाणिनि, ठीक है। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है, हिंद यूनानी। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, गांधार, ठीक है ना। चलिए, कहता है सलवार, कुर्ता और टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए थे, कुषाण, शाक तथा पार्थियन द्वारा। कुषाण, शाक तथा पार्थियन द्वारा। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, सिमुक, कौन थे, सिमुक। अब कुछ सुमेलित है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, कहता है महाकाल मंदिर उज्जैन, श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला, ठीक है ना। सूर्य मंदिर कहाँ था, कोणार्क। जैन मंदिर खजुराहो, ठीक है ना। याद रहे, खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, अष्टाध्यायी, ठीक है। आगे बढ़िए, कहता है मिलिंद पानहो क्या है, मिलिंद पानहो क्या है, तो यहाँ बौद्ध पाठ है। मिलिंद पानहो बौद्ध पाठ से मतलब है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, मिलिंद पानहो बौद्ध पाठ का ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। चरक किसके राज चिकित्सक थे, ठीक है ना। तो किसके थे, कनिष्क के, ठीक है ना। चलिए, चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विद्या पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ हो जाएगा तो गंधार कला। क्या हो जाएगा, गंधार कला। अब नेक्स्ट चलिए, कहता है कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, तो गांधार कला, गांधार कला, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कहता है गांधार कला, ठीक है। आगे बढ़े, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए, कौन थे, तो कनिष्क, कौन थे, कनिष्क। नेक्स्ट चलिए, अब कहता है कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, माने आसीन हुए थे, तो किस काल में, 78 ईसा पूर्व में, ठीक है। ठीक, 78 ईस्वी में बोला गया, यहाँ पर 78 ईस्वी बोला गया, पूर्व नहीं लिखा गया, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़िए, शक संवत किसने और कब शुरू किया था, ठीक है ना। तो कब शुरू किया था यहाँ पर, तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में, ठीक है ना, 78 ईस्वी में, ठीक है। देखिए, ईसा पूर्व रहता तब बहुत ज़्यादा रहता, 500 या 400 या 300 या कुछ रहता, लेकिन ये सिर्फ अकेला है, इसलिए ईस्वी यहीं से शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो ईस्वी माने एक से शुरू है, इसलिए 1 2 3 4 78 ईस्वी से ईसा के जन्म जब हुआ था, उसी ईसा के जन्म के ही दिन से ईस्वी चला, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था, कौन था है? तो यहाँ चलिए कनिष्क, ठीक है। नेक्स्ट चलिए निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखों के साथ मिलान कीजिए। अब मिलान कीजिए जरा, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पर कौन सही होगा, तो सी नंबर, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो पहला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और दूसरा के 3 4 हो जाएगा, 3 4 1 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कविराज मार्ग का हो जाएगा अमोघ वर्ष, और आदि पुराण के हो जाएगा जिनसेन, और गणित सारण असमग्री का हो जाएगा महावीराचार्य, और अमोघ वीरसी का हो जाएगा संकट
टायन, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, कहता निम्न में से जोड़े, निम्न जोड़े बनाइए, निम्न में से जोड़ा बनाना है। अब देखिए जोड़ा बनाइए जरा, तो यहाँ हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है ना, A3 B4, ठीक है ना। A3 यहाँ पर देखना है, देखिए यहाँ AD है, यहाँ ईसवी दिया गया है, और AD माने पूर्व, ईसा पूर्व दिया गया है, और उसके कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर A3 यानी A को 3 नंबर मिलेगा, और B को 4 नंबर मिलेगा, ठीक है ना, C को 1 नंबर मिलेगा, और D को 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए A को 3 यानी 58 BC, E को 58 BC में हो जाएगा, और दूसरा को 78 AD में हो जाएगा, ठीक है ना। और कलचुरी संवत को हो जाएगा 248 AD में हो जाएगा, और गुप्त संवत को हो जाएगा 320 AD में। तो याद रखिएगा इस टाइप से, देखिए ईसवी और AD याद रखिएगा तो बनता ही रहेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है ना, छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कहता विक्रम संवत, देखिए विक्रम संवत यहाँ से दिया गया 58 BC में, शक संवत 78 AD, कलचुरी संवत 248, और गुप्त 320 या 319 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी, किसके शासनकाल में पनपी थी, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में, कला से कनिष्क, और याद रखना, ठीक है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था, कौन था, खारवेल, कलिंग का महान शासक खारवेल, ठीक है, याद रखिएगा। राजा खारवेल की चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो बी नंबर हो गया कलिंग, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया, किसको संरक्षण दिया था, जैन धर्म को संरक्षण दिया था, तो ये एक अच्छा काम किया था। चलिए सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था, कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी, देख सातवाहन बोल देगा तो सतकर्णी ले लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिए। आगे निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी थी, कौन सी थी, तक्षशिला, सबसे पुराना विश्वविद्यालय या पढ़ने का जो स्थान हुआ। चलिए अब कहता है गुप्त काल से मतलब है, गुप्त काल के बारे में हम लोग कुछ डिटेल, न्याय सूत्र किसने लिखी, गौतम। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था, कुमार गुप्त ने, ठीक है ना। घटोत्कच किसने, जिसने 290 से 305 ईसा में राज किया था, किस साम्राज्य का राजा था, गुप्त साम्राज्य का। प्रथम हुन आक्रमण कब हुआ था, लगभग 458 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलिए, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य। अब कहता है खाली स्थान, प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था, आदि शंकराचार्य ने। एलोरा की गुफाएं में है, महाराष्ट्र में। कौन सी गुफाएं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला के सांस्कृतिक मिश्रण है, एलोरा की गुफाएं। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है, जानता है। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौ स्तंभ कहाँ पर स्थित है, दिल्ली। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो यहाँ पर वे महाराष्ट्र में स्थित है, वे बौद्ध कला से सज्जित है। और चलिए वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, उनमें फूल पत्ती का चित्र नहीं है, तो उनमें फूल पत्ती का चित्र नहीं है, डी नंबर होगा। चलिए आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास थे। मेघदूत का लेखक कौन है, कालिदास। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भानुगुप्त का, एरन शिलालेख पुलकेशिन दूसरे का, एहुल स्थित शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का। भीतरी शिलालेख में से किस अभिलेख या शिलालेख में साथी प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख में, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, कहता महारौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था, ए नंबर हो जाएगा गुप्त, किसने हो जाएगा, गुप्त शासक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए, कहता है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, किसने, तो यहाँ हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। चलिए इसकी माता का नाम दत्ता देवी था, ठीक है ना। इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसके काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है, इस काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना था, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य याद रखिएगा। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते हैं, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या बोलते हैं, रुपया, क्या बोलते हैं, रुपयक। कहता है हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था, किसका था, समुद्रगुप्त का, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, कहता है लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं, किसे कहते हैं लिच्छवी दौहित्र, एक दो ऑप्शन है यहाँ पर, जरा देख लेते हैं।
चलिए आपका कुमार गुप्त और समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को यहाँ हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ठीक है। अब देखते हैं लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था, याद रखिएगा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? किसके द्वारा? हूनों के आक्रमण के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाती है? ठीक है ना, किनके सिक्के? गुप्तों के सिक्के, ठीक है ना, गुप्त, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, सॉरी समुद्रगुप्त को, यहाँ समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है लेकिन समुद्रगुप्त को, ठीक है ना, याद रखिएगा समुद्रगुप्त, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो कौन है हिंदू राजा? समुद्रगुप्त, ये हिंदू राजा थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलिए हम लोग, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोना के, गुप्त काल में, वाह बहुत अच्छा। चलिए, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया? किस वर्ष से? 319 ईस्वी से, 319 ईस्वी से शुरू किया गया। कौची? गुप्त संवत, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कहा था 319 ईस्वी से शुरू किया गया। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त का, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? हरिसेन ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ऑप्शन 2 है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। अब आगे देखते हैं जरा, चलिए, रामगुप्त और कुमारगुप्त। तो यहाँ हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। अब यहाँ पर ही बता देते हैं हम, पीछे कहा जाए। फाहियान ने भारत में 319 से 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट चलिए, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? किसने किया था? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, ऐसा याद रखिएगा। मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत के कालिदास, मेघदूतम, मेघदूत, कालिदास, ठीक है। और भी हैं बहुत सारे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया, भारत के शेक्सपियर के नाम से कालिदास को बोला जाता है, ठीक है ना। कालिदास गुप्तकालीन, किंतु इसकी प्रमुख कृति अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम, याद रखिएगा फिर से, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम कालिदास के प्रमुख रचित पुस्तक है, ठीक है। अब जो चिकित्सक नहीं थे, इसमें कौन चिकित्सक नहीं थे? देखिए कौन है चिकित्सक नहीं थे? चरवाक है जो चिकित्सक नहीं थे, ठीक है ना। और सुश्रुत, चरक, धर्मंत्री, ये सभी थे, ये सभी थे, ठीक है ना, ये सभी थे, लेकिन यह चरवाक नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो चरवाक नहीं थे। आगे बढ़िए, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धर्मंत्री में से अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? अपना जो परामर्श दिए थे किसके दरबार में दिए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिए थे। चलिए नेक्स्ट चलिए, बराहमिहिर थे। बराहमिहिर कौन थे? तो यहाँ आगे एक प्राचीन खगोलविद बराहमिहिर थे, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर यानी खगोलविद यानी खगोल शास्त्री थे, याद रखिएगा। चलिए, गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे। और इसको थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। इसके प्रसिद्ध ग्रंथ, इनके जो भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, बराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये सब पूछता है। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्रकृति, इतिहास और भौगोलिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने बृहजान तक तथा लघुजान तक की भी रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो यहाँ हो जाएगा गुप्त, याद रखिएगा। चलिए, दक्षिण भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। मीनार, शिखर, गोपुरम से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है? सभी। चोल, यहाँ सभी हो जाएगा। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विशिष्ट कोटि के अनुसार शालाभोग कहा जाता था। किसको? शालाभोग कहा जाता था, ठीक है। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खलिहान को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है। किनको? बेलवन बगई को। अब सुमेलित कीजिए, बृहदेश्वर मंदिर कौन है? तो यहाँ अब बृहदेश्वर मंदिर देखते हैं, इसका ऑप्शन कहा दिले नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। चलिए इसको देख लेते हैं, यही है बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु,
और दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान, लिंगराज उड़ीसा, हम्पी स्मारक कर्नाटक। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़िए। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? पल्लवों ने, ठीक है, पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में कहाँ है? तमिलनाडु में। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। चोल राज को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? कृष्ण तृतीय को, ठीक है। किसके शासनकाल में हेमसंग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक राजराज चोल। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? कदम का। महाबलीपुरम के रथ मंदिर चट्टानों से कटे मंदिर का एक उदाहरण है। एलोरा में कैलाश मंदिर चट्टानों से कटे मंदिर का एक उदाहरण है। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? द्रविड़ शैली, ठीक है। चोल द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर के वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? द्रविड़ शैली। भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? दक्षिणी। कहता नेडियोन, उदयन, जेराल, नेदुन जेराल एवं नेडुलम में कौन सा शासक संगम राज चेर से संबंधित नहीं था? नेडियोन, ठीक है। किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमिदान देने की प्रथा खूब चली? 8वीं सदी। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड। महाबलीपुरम स्थित आकाशमीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या था? राज। नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, अब परमेश्वर वर्मन प्रथम एवं नंदी वर्मन में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके बातीपी कोड का खिताब हासिल किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए। संगम काल में व्यापार का केंद्र बताइए, ठीक है ना। तो कौन हो जाएगा? अरिकमेडु। कौन हो जाएगा? अरिकमेडु, ठीक है, याद रखिएगा, व्यापार का केंद्र था। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था चोल राजा भाई? जल्दी से बताइए। यहाँ था राजेंद्र चोल। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? त्याग समुद्र की, ठीक है। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? यहाँ हो जाएगा शिव के। किसका? शिव के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खाली स्थान को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था। किसको? तो पलिचंदम को। नेक्स्ट चलिए। कहता है चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? किसको में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। कहता है यहाँ पर किस चोल राजा ने लंका यानी सिंहल को पहले जीता था? किसने पहले जीता था? राजा राज प्रथम ने, ठीक है ना। आगे बढ़िए। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? किसने बनाया था? राजराज। चलिए नेक्स्ट चलिए। कहता है उत्तर मेरू शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो यहाँ चोल हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किया था? तो कौन किया था? राजेंद्र प्रथम ने। कहता है चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तमिलनाडु पर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। कहता प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उरैयूर पर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। कहता राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? अब देखिए सोपारा है कि एलोरा है, क्या और देख लेते हैं जरा इधर ऑप्शन। तो कौन हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन है। तो बी नंबर में कौन है? चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं बी नंबर में जाके। तो यहाँ एलोरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एलोरा। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? एलोरा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हो गया। एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। तो किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट, एलोरा वाला राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, याद रखिएगा एलोरा वाला, ठीक है ना। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर राष्ट्रकूट प्रथम ने। एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो कौन हो जाएगा? हिंदू बौद्ध और जैन।
कहता निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? किसने लिखी थी? तो कविराज मार्ग ने, कविराज मार्ग ने। चलिए नेक्स्ट चलिए। कहता महाबलीपुरम के सब पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? किसके द्वारा हो जाएगा? तब पल्लवों के हो जाएगा। चलिए कहता निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? किसका है भाई? तो यहाँ हो जाएगा कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। ठीक है, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना, राणा तथा कैलाश मंदिर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किनके संरक्षण में किया गया था? तो यहाँ हो जाएगा राष्ट्रकूट। ऐसे भी एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिर है राष्ट्रकूट पल्लवों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ठीक है, कृष्ण प्रथम ने बनाया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में, माने जोड़ा गलत है, तो जोड़ा गलत है पल्लव बेलौर, ये गलत है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलिए, बाकी सब सही है। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? कहाँ? महेंद्र प्रथम के बीच। ठीक है, अब कहता है तो 600 से 630 ईस्वी के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़िए। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? किया गया था पल्लव राजवंश। ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश के दौरान? तो पल्लव राजवंश के दौरान। नेक्स्ट चलिए। महाबलीपुरम में रात मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? किसका था भाई? तो बतापी के चालुक, बतापी के चालुक। नेक्स्ट चलिए। अब कहता है पुलकेशिन चालुक वंश बतापी से संबंधित है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इस वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो एहोल शिलालेख। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है आगे बढ़िए। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था? तो यहाँ पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय का। कहता है पश्चिमी चालुक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कौन था भाई? पुलकेशिन द्वितीय। कहता है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है द्वितीय पांडियन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसने किया था? किसने किया था? थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों, थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों से। ठीक है, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव, सोमदेव ने। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन थे? विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन थे? तो यहाँ हो जाएगा बिलहन। कहता है गुप्तोत्तर काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था, अजमेर के चौहान ने। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी अयोध्या सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मानते थे? सामंत। पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, हुमा का झुकता हुआ मंदिर शिव को समर्पित किया गया है। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? गोपाल। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। ठीक है, आगे बढ़िए। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह किया था। वह उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। ठीक है, यानी शत्रु की बेटी से ही शादी कर लिया, कोई बात नहीं, चलेगा। खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? बौद्ध। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। शिव गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफाओं में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क एलिफेंटा में है। जो नेटवर्क है एलिफेंटा है। ठीक है ना, ये गुफाएं कौन है? एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? शिव को। उस कवि का नाम बताएं जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कवि लिखी थी जिसने पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। चंद्रवरदाई। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश का अपना शासन स्थापित किया? सेन वंश। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से? न्याय दर्शन से।
कुलीन, प्रथा, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं सेन में से किसके शासनकाल से संबंधित था? सेन के। सही सुमेलित कीजिए। प्रतिहार कन्नौज, पल्लव कांची, सेन लखनऊती, चालुक बतापी। ठीक है, तो ये सब है इस टाइप से, इतना इंपॉर्टेंट है, मिला हुआ है तो आप देख लीजिए इसको। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत में आया था? महिपाल के। होयसल, पांडे, कदम तथा कलचुरी में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था? कलचुरी। संस्कृत कवि राजशेखर महिपाल के दरबार में रहते थे। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर, कोणार्क। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? जैन तीर्थंकर। कौन से दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे? दिल्ली तथा अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। कहता है परमार, चलुक, प्रतिहार, चंदेल में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? चंदेलों का। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी से थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कितने राजा हर्ष ने? थानेश्वर से कन्नौज। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। भारत के किस क्षेत्र में काम रूप का एक प्राचीन नाम है? असम। कंबोडिया में स्थित अकोरवाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने। चलिए, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट, याद रखिएगा। ठीक है, अब बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित तथा कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हर्षचरित वर्धन इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था, कौन है? बाणभट्ट। कादम्बरी के बाणभट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही मेल नहीं खाता है? तो पहला नाम विक्रमादित्य और चैतन्य, ये गलत है। ठीक है ना, आगे चलिए, बाकी सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनाया था? तेजपाल ने। किसने? तेजपाल ने। आगे बढ़िए। कहता है खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? किसने किया था भाई? तो चंदेल राजपूत ने। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर हैं? किस धर्मों के मंदिर हैं? तो जरा कौन सा है भाई? तो हिंदू जैन धर्म दोनों के। ठीक है, यहाँ 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। खजुराहो में 85 मंदिर का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर हिंदू, वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। चंदेल शासक द्वारा बनवाया गया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अब उसको देखते रहिए। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने परमान की उपाधि ली थी? किसने ली थी भाई? तो मिहिर भोज ने। देखिए, आपको क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है, आप इसको प्लीज देखिए अच्छी तरीके से। ठीक है ना, किसी प्रकार के कोई डाउट नहीं सोचिएगा कि ऐसा है। ठीक है ना, आप आराम से इसको सीखने का प्रयास कीजिए। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? किस कुल से संबंधित है जरा? यहाँ पर हो जाएगा प्रतिहार। ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? भोज, मिहिर भोज। ठीक है, कहता है हेनसंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? किसके शासनकाल? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया था। चीन से आया था। उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसोंग आया था। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट चलिए। कहता है किसके शासनकाल में हेनसोंग भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? किसे प्रदान किया गया था? हेनसोंग को। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? यहाँ पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। ठीक है, चलिए, थानेश्वर थी। 605 में हर्षवर्धन पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी। 605 में हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी और हर्षवर्धन शासक बना और 606 में अपनी राजधानी कनौज बनाई और उस उपलक्ष्य में हर्ष संवत प्रारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? किस शासक के द्वारा की गई थी? यहाँ हो जाएगा हर्षवर्धन के द्वारा। निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ मिलान, माने कौन कहाँ से आया था?
तो देख लेना यहाँ पर। तो देखिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर 3 4 1 2, तो मिला देते हैं। 3 3 4 1 2, 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मार्को पोलो आया था कहाँ से? इटली से, ठीक है। मार्को पोलो इटली से। इबन बतूता कहाँ था? मोरक्को का। इबन बतूता कहाँ? मोरक्को। एंटोनियो मोनसेरेट कहाँ था? स्पेन का। महमूद वली बख्शी कहाँ से था? तो बल्ख से, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये सब टोटल को देख सकते हैं। कहा था भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये तो आसान है, बिहार में, ठीक है ना। तो आप लोग तो जानते ही होंगे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। चलिए अब कहता है, चलिए कोई बात नहीं है, नालंदा प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए। कहता श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए। किसने किए थे? आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठ, ठीक है ना। और श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी में, ठीक है ना। कहाँ कहाँ? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी में। किनके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी याद से रखिएगा, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तो दोनों है, तुगलक भी है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, लेकिन बख्तियार खिलजी याद रखिएगा। 778 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। किसने अरबों को पराजित किया था? प्रतिहारों ने, ठीक है ना। प्रतिहार ने अरबों को पराजित किया था। सांची का महान स्तूप कौन है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? नरसिंह प्रथम ने। नरसिंह प्रथम ने, ठीक है ना। और हो सके तो आप डिटेल को ऐसे रोक के आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और कोई कोई को तो हम पढ़ के बता ही देते हैं, लेकिन कुछ छूट जाता है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। कहता कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर का नरसिंह देव बर्मन प्रथम यानी चोडगंग ने बनाया था, ठीक है ना। यह मंदिर 13वीं सदी का है, ठीक है। तो आगे बढ़िए। चलिए, मानो कि ये 7 घोड़े रथ को खींच रहे हो। कोणार्क के सूर्य मंदिर का काला पैगोडा भी कहा जाता है। अब इसको काला पैगोडा भी बोलते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। जयदेव याद रखिएगा, गीत गोविंद। कहता है खाली आसान ने सबसे पहले तोमर राजपूत के काल में राजधानी बनी। कहाँ बनी थी राजधानी? सबसे पहले दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली। कहता है दीधा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया था? किस? कश्मीर पर। भारत के कश्मीर जगह है वहां पर, ठीक है ना। आगे बढ़ जाइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लगता है लास्ट हो गया, चलिए ठीक है। अब इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। महारानी दीघा 980 से 1003 ईस्वी कश्मीर की महारानी थी। महारानी दीघा लोहार वंश के राजा सिंह राज की पुत्री और काबुल की हिंदू शाही भीम शाही की पौत्री थी, यानी पोती थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप इसको जरूर से जरूर सुनिए, देखिए, समझिए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए इसको, कि ताकि वो भी पढ़ ले और इस टाइप के क्वेश्चन को एक झलक देख ले, ठीक है ना। और इससे कि उसको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। और शेयर हो गया। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बेल आइकन होता है जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। और नहीं तो इस चैनल को दिक्कत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नहीं मिलेगा तो कैसे देख पाइएगा, ठीक है ना। तो आप उसके ऊपर जाके पूरे प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको। तो इस तरह से थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।